Okay, good morning, all dear students. Are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, Yes, sir. so today we are going to start the topic that is drug acting on CNS. यहाँ पे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर सेकंड सेशनल एग्जामिनेशन, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस. सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, जो सीएनएस पे एक्ट करने वाले ड्रग्स है, बेसिकली विल बी डिवाइडेड टू टू टाइप्स सच एज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट. मतलब जो भी कैटेगरीज के ड्रग एक्ट करते हैं ऑन सीएनएस, दैट विल बी ऑफ टू टाइप. कौन से ड्रग एक्ट करेंगे? दो तरह से ड्रग एक्ट करेंगे. फर्स्ट विल बी द सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सेकंड वन इज द सीएनएस डिप्रेसेंट. सीएनएस स्टिमुलेंट मतलब जो स्टिमुलेट करेंगे सीएनएस को. ठीक है, एक इसका एक्शन क्या रहेगा सीएनएस स्टिमुलेंट का? दीज ड्रग विल स्टिमुलेट द एक्टिविटी और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सीएनएस. whereas if you are talking about the CNS depression, तो ये exactly opposite effect cause करेंगे, that they will decreases the activity of CNS. ठीक है, CNS की एक्टिविटी को क्या करेंगे? ये डिप्रेस करेंगे, कम करेंगे और डिक्रीज करेंगे. So in that way, these two drugs, two categories of drug which are acting on CNS, that is CNS stimulant and CNS depressant. Basically अगर देखा जाए, so the part of CNS if you're talking central nervous system, तो इसके दो पार्ट मेजरली होते हैं, that is brain and spinal cord. There will be two major part of the CNS, that is the brain and spinal cord. तो ये जो CNS depressant है या CNS stimulant है, both will act on the brain and spinal cord. So if you are calling, if they are CNS stimulant, so that will increases the activity of brain and spinal cord. If they are CNS depressant, so that will decreases the activity of brain and spinal cord. ठीक है, तो this was the introduction. तो अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे CNS stimulant. ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे CNS stimulant, उसके बाद there are certain categories of drugs और सब टाइप्स उसके बहुत सारे हैं, या अराउंड 6 or 7 सब टाइप्स आर देयर व्हिच आर CNS depressant. तो पहले हम लोग CNS stimulant देख रहे हैं. ठीक है, so what are CNS stimulant? CNS stimulants are also called as analeptics. कभी आपको मे बी इन योर MCQ क्वेश्चन समटाइम हो सकता है कि what the CNS stimulants are called as, or what is the synonym for CNS stimulant? So that is analeptics. CNS stimulants are also called as analeptics. That's why the question may be in the form of either CNS stimulant or in the form of analeptics. ठीक है, दोनों भी किसी भी एक फॉर्म में हो सकता है. So you should know the synonym. Now, as far as the definition of these CNS stimulants, the drug which increases the activity of various subunits such as central nervous system, such as brain and spinal cord. मतलब वेरियस सब यूनिट की एक्टिविटी को क्या करता है? वो बढ़ाता है. सब यूनिट ऑफ CNS, that is central nervous system, brain and spinal cord. So it will increases the activity of brain and spinal cord. These are called as CNS stimulant. Can anyone reply that ये वाला drug acting on CNS PNT में हुआ है आपका? नहीं हुआ सर अभी तक. नहीं हुआ. ओके, मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन ANS भी नहीं हुआ रहेगा और CNS भी नहीं हुआ रहेगा, isn't it? Yes, sir. ओके, तो ये जो मैंने बोला आपको, अभी हम लोग ओनली सीएनएस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसमें दो तरह के रहेंगे. बेसिकली वी आर कॉलिंग सीएनएस सेंट्रली एक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट फिर एएनएस एंड सोमैटिक आता है. ठीक है, तो एएनएस वो वाला पार्ट हमको अलग से पूरा यूनिटी देखना है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन सीएनएस. और सीएनएस में भी फिर दो तरह के ड्रग रहेंगे, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेसेंट. तो उसमें से हम लोग फर्स्ट वाला देख रहे हैं, दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट. ये जैसे खत्म होता है, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स. ठीक है, तो पहले ये समझ लो, सीएनएस स्टिमुलेंट दैट विल इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और इंक्रीजेस द वेरियस एक्टिविटी ऑफ वेरियस सब यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. स्टिमुलेट करता है, एक्टिविटी को बढ़ाता है. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीएनएस स्टिमुलेंट. नेक्स्ट, now the drug which are CNS stimulant can be classified as naturally occurring drug. जो natural source से हमको मिलते हैं, naturally occur होते हैं, these are called as naturally occurring drug. इसमें रहेगा alkaloids. So alkaloids में अगर हम लोग बात करते हैं तो xanthine derivative, THINE, xanthine derivative. Example we have caffeine, theophylline, theobromine. ये तीन एग्जाम्पल है जो xanthine alkaloids है. ठीक है, मतलब naturally occurring alkaloids are there. And alkaloids में first जो रहेगा, that is xanthine derivative, xanthine alkaloid. Okay, and in the xanthine alkaloid we have example caffeine, theophylline and theobromine, amongst which caffeine, the structure of caffeine is important one. ठीक है, caffeine का structure हमको important है और वो देखना भी है. Next, other alkaloid which are apart from xanthine,
तो अदर अल्कोलाइड में एग्जांपल है स्ट्रिक्निन एंड लोबेलिन. स्ट्रिक्निन, कैन एनीवन टेल कि स्ट्रिक्निन किससे मिलता है? माज ज्वाइन की है माज? माज इज देयर? नहीं. अच्छा, अमीशा आप बताइए. अमीशा, स्ट्रिक्निन. Yes, sir. Strychnine is a chemical constituent of pharmacognostic drug. Which pharmacognostic drug contains strychnine? Abid. Sir, Syncona. Hello, sir. हाँ बोलिए Syncona. बोलिए. No no, Syncona, sir. Syncona wrong wrong. Nakswamika. Nakshamika Tahir, isn't it? Tahir had given answer. Yes, sir. Okay, correct. नक्सवोमिका में होता है स्ट्रिक्निन. ठीक है. स्ट्रिक्नस नक्सवोमिका उसका you might know the biological name, isn't it? तो स्ट्रिक्निन मिलेगा, which is a chemical active chemical constituent of नक्सवोमिका. लोबेलिन कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. लोबेलिन इट्स अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट व्हिच इज प्रेजेंट इन टोबैको, और उसकी वजह से सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट यहाँ पे मिलता है. वी आर टॉकिंग अबाउट सीएनएस स्टिमुलेंट, तो ये ड्रग होते हैं सीएनएस स्टिमुलेंट, इजंट इट? नेक्स्ट है सिंथेटिक ड्रग्स. पहले हमने देखा वी हैड सीन द नेचुरली ऑकरिंग ड्रग्स जो नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे कि अल्कोलाइड्स है, और सिंथेटिक व्हिच वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज. तो निकेटामाइड है, पिक्रोटॉक्सिन है, ये ड्रग एक्चुअली हम लोग सिंथेसाइज करते हैं केमिकल लेबोरेटरीज में. And miscellaneous मतलब they are not primarily having a CNS stimulant effect, लेकिन other उसका use होता है, but they still have certain CNS stimulant effect. समझ में? Miscellaneous मतलब उसका primary use as a CNS stimulant नहीं रहेगा, but in addition I mean to say that the primary use is somewhat different than that of the CNS stimulant effect. सीनस स्टिमुलेंट के अलावा कुछ अलग मेन उसका इफेक्ट रहेगा या फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा, बट इन एडिशन टू दैट मेन और प्राइमरी इफेक्ट इट हैज अ सेकेंडरी इफेक्ट दैट सीनस स्टिमुलेशन. इसलिए हम लोग उसको मिसलेनियस कैटेगरी में लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोकेन है, डेक्सामेफेटामाइन है, एज वेल एज एट्रोपिन. दीज आर द ड्रग्स व्हिच आर सीनस स्टिमुलेंट व्हिच बिलोंग इन द कैटेगरी मिसलेनियस क्लास. ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द सीनस स्टिमुलेंट. अब इसमें हम लोग फर्स्ट ड्रग देख रहे हैं विच आर ज़ांथिन अल्कोलॉइड दैट इज कॉल्ड एज कैफीन. ठीक है, हम लोग कैफीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं. सो एज वी आर गोइंग टू सी, तो कैफीन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए आई टेक द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट नोट. कैनवस बोर्ड का हेल्प लेता हूं. बेसिकली बेसिकली आई विल टेल के इसके अंदर जो पैरेंट न्यूक्लियस है दैट इज दी ज़ांथीन हेटेरोसाइक्लिक रिंग वी हैड सीन. तो ज़ांथीन होता है पैरेंट न्यूक्लियस एंड देयर आर सब्स्टिट्यूएंट दैट इज 3 methyl groups आर द सब्स्टिट्यूएंट एट 1, 3 and 7 पोजीशन. ज़ांथीन के 1, 3 और 7 पोजीशन पे 3 methyl groups आर अवेलेबल एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग 1,3,7 ट्राइमिथिल ज़ांथीन. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा हेल्प लेंगे दैट इज ऑफ अ स्मार्ट नोट एज वेल एज दिस कैनवस बोर्ड. सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. आई मीन टू से दैट ये स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ज़ांथीन एग्जैक्टली कैसे मिलता है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ज़ांथीन, बिकॉज द पैरेंट न्यूक्लियस इज ज़ांथीन, THINE इन गिवन स्ट्रक्चर. ठीक है, गिवन स्ट्रक्चर में जो पैरेंट न्यूक्लियस है वो कौन सा है? ज़ांथीन. तो ज़ांथीन बेसिकली ओके आई गिव द से we can say that the cycle to or the steps to get the xanthine. मतलब अगर पहले अगर देखा जाए, so we have to take the heterocyclic ring that is purine.
प्यूरिन, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग हमको पहले देखना पड़ेगा, उससे डिराइव होगा दैट इज ज़ांथीन, और फिर उससे हम थोड़ा स्ट्रक्चरल चेंज करेंगे सो दैट वी विल डिराइव द स्ट्रक्चर ऑफ आइदर कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन। समझ में आया? सो आई मीन टू से दैट ये जो अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो कैफीन इज द डेरिवेटिव ऑफ ज़ांथीन, कैफीन इज द डेरिवेटिव ऑफ ज़ांथीन, ज़ांथीन इज द डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन, ज़ांथीन इज द डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन। तो अभी चलो ठीक है, आपने नेम के फॉर्म में तो ये देख लिया कि बेसिकली जो फर्स्ट जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग रहेगा वो प्यूरिन रहेगा, उससे हम लोग ज़ांथीन डिराइव करेंगे, उससे हम लोग कैफीन डिराइव करेंगे, एज फार एज द स्ट्रक्चरल डेरिवेशन इज कंसर्न। ठीक है, तो पहले हम लोग विल गोइंग टू सी द हेटेरोसाइक्लिक रिंग देन। ठीक है, अभी हम लोग रिंग के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम लोग पहले कैफीन सॉरी प्यूरिन डिराइव करेंगे। नाउ इफ यू टॉकिंग अबाउट द प्यूरिन हेटेरोसाइकिल, तो प्यूरिन हेटेरोसाइकिल में इट्स अ फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ pyrimidine, जैसे ये अगर मैं बोलूं तो इट्स अ pyrimidine, isn't it? और pyrimidine को अटैच रहेगा दैट इज द 5 membered ring that we are calling imidazole। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां पे आएगा एंड देयर बी से सैचुरेशन और हियर या एग्जैक्टली। ठीक है, नाउ दिस इज कॉल्ड एज, दिस वी आर कॉलिंग प्यूरिन। इसको क्या बोला जाएगा? दिस वी आर कॉलिंग अ प्यूरिन, मतलब फर्स्ट वाला रिंग हम लोग बात कर रहे हैं प्यूरिन। नाउ इफ यू आर मेकिंग, इफ यू वांट टू मेक इट ज़ांथीन, प्यूरिन को अगर हमको ज़ांथीन बनाना है तो इसके लिए क्या चेंजेस करना पड़ेगा? स्ट्रक्चरल चेंजेस, वी हैव टू मेक इट सैचुरेटेड। ठीक है, इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? हमको सैचुरेटेड बनाना पड़ेगा। सैचुरेटेड लाइक द नाइट्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, एज वेल एज ये जो डबल बॉन्ड्स है ये रिमूव हो जाएंगे एट दिस पर्टिकुलर टू पोजीशन, एज वेल एज देयर विल बी एडिशन ऑफ दी ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, ऑक्सो ग्रुप भी यहां पे ऐड हो जाएगा ऑन दिस टू पोजीशन, देयर विल बी एडिशन ऑफ 1 minute, यस, ऑक्सो ग्रुप। और इसमें एक चेंज हमको ये करना है दैट वी हैव टू शिफ्ट द डबल बॉन्ड, क्योंकि सैचुरेशन का अगर पार्ट बताए तो ये सैचुरेशन उनको शिफ्ट करना है टू दिस साइड। आई मीन टू से डबल बॉन्ड जो है वो यहां पे आएगा एंड हाइड्रोजन विल कम ऑन दिस। समझ में आ गया? तो बेसिकली हमने क्या पहले ड्रॉ किया था? वी हैड ड्रॉन दी प्यूरिन। प्यूरिन के बाद में हमने चेंजेस क्या कर दिए? व्हाट द चेंजेस वी हैड डन? वी हैड रिमूव द 2 डबल बॉन्ड इन 6 मेंबर्ड रिंग और दोनों नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दिया। उसके बाद में ऑक्सो ग्रुप लगा दिए एंड ये वाला जो नाइट्रोजन है उसको हमने सैचुरेट कर दिया। अभी एग्जैक्टली अगर हम लोग इसको नंबरिंग दे, इफ यू आर गिविंग द नंबरिंग टू दिस प्यूरिन, या नाउ दिस बिकम अ ज़ांथीन, अभी ये ज़ांथीन हो गया। वी हैड डन द चेंजेस सो दैट वी आर एट द सेकंड स्टेज, वी हैड डिराइव्ड द ज़ांथीन। तो अभी अगर हम इसको नंबरिंग दे तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 1, दिस इज द 1 पोजीशन, नाउ दिस विल बी द सेकंड पोजीशन, नाउ दिस इज द थर्ड, मतलब नाइट्रोजन आ रहा है 1 और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, देन दिस इज द फोर्थ, यहां पे कॉमन को भी काउंट किया जा रहा है, फोर्थ, नाउ दिस इज एग्जैक्टली द 5, ओके, देन 6, ये नंबरिंग 6 तक यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट द नंबरिंग विल बी एक्सटेंड टू द, मतलब यहाँ पे नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो 6 मेंबर रिंग को हमने कंप्लीट पहले नंबरिंग दे दिया। नाउ वी हैड शिफ्ट ऑन द 5 मेंबर रिंग सो दैट वी आर गिविंग नंबरिंग, नेक्स्ट 7 आएगा टू दिस नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद में ये रहेगा 8 एंड दिस इज द 9 नाइट्रोजन। समझ में आ गया? तो ये रहेगा नंबरिंग पैटर्न टू ज़ांथीन, नंबरिंग पैटर्न टू ज़ांथीन। नाउ वी कैन सी दैट नाइट्रोजन्स, मुझे बता सकता है कोई कि कौन कौन से पोजीशन पे रहेगा नाइट्रोजन्स? इन ज़ांथीन
उरुषा, आप बताइए उरुषा। उरुषा इज देयर? चलो कोई एक बताइए मुझे, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ नाइट्रोजन्स? ऑलरेडी नंबरिंग तो गिवन है सर 1 3 हाँ 7 9। एग्जैक्टली 1 3 7 9 ये जो है ये 4 नाइट्रोजन का पोजीशंस है। नाउ अमंग्स दीस 4 नाइट्रोजन अगर देखा जाए तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऐसे दो तरह के नाइट्रोजन हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि सैचुरेटेड नाइट्रोजन कौन से रहेगा और अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कौन से रहेगा? सर 1 3 और 7 वाला सैचुरेटेड है और 9th वाला अनसैचुरेटेड है। एग्जैक्टली तो 1 3 7 ये तीन जो नाइट्रोजन रहेंगे ये सैचुरेटेड रहेंगे बिकॉज सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन भी अटैच है। whereas 9 नाइट्रोजन की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो दैट इज डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जो रहेगा अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन। अभी जो सैचुरेटेड नाइट्रोजन है जिसके साथ रिप्लेसेबल 3 हाइड्रोजन आर देयर, 3 हाइड्रोजन जहां पे अवेलेबल है वो रिप्लेस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो क्या हो सकते हैं? रिप्लेस हो सकते हैं। एंड दैट वे टू रिप्लेस, उसी को हमको रिप्लेस करना है टू डिराइव द गिवन दैट इज कैफीन। कैफीन को अगर डिराइव करना है सो दिस इज अभी जो एग्जैक्टली अभी आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज ऑफ ज़ांथीन। दिस इज ऑफ ज़ांथीन। अभी ज़ांथीन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब पहले हमने क्या किया, फर्स्ट वी हैड ड्रॉन द प्यूरिन, फिर प्यूरिन से हमने उसको बनाया ज़ांथीन। अभी ज़ांथीन के बाद हमको बनाना है उसको कैफीन। ये आपको बाद में याद रखने के लिए भी इजी रहेगा, इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। नाउ कैफीन के लिए क्या करना है, व्हाट आर द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स एट 1 3 एंड 7? 1 3 7 नाइट्रोजन पे जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करना है विथ व्हाट? मीथिल ग्रुप। किससे रिप्लेस करना है? मीथिल ग्रुप से रिप्लेस करना है। तो विल डू द रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बना देंगे CH3। ठीक है, थर्ड वाले को भी CH3 एज वेल एज 7th वाला है उसको भी हम लोग क्या करेंगे CH3। समझ गए? तो यहां पे हमने रिप्लेसमेंट किया है तीनों हाइड्रोजन्स को एट 1 3 एंड 7 पोजीशन। सो नाउ इट बिकम 1 3 7 ट्राइमिथिल, बराबर। और इसमें जो पैरेंट न्यूक्लियस हमने कौन सा लिया है, वी हैड टेकन एज अ ज़ांथीन। ठीक है, ज़ांथीन था पैरेंट न्यूक्लियस, मतलब जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग बन गया था वो था ज़ांथीन। अभी उसके हमने रिप्लेसमेंट किया है और वी हैड से रिप्लेस हाइड्रोजन विद मिथिल ग्रुप एट 1 3 एंड 7 पोजीशन। तो इसका फाइनली नेम क्या रहेगा, दैट इट विल बी अ, we will write the name 1 3 7 dash trimethyl xanthine। ट्राइमिथिल के बाद कॉमा ले लो तो फिर हो जाएगा लास्ट में THINE xanthine। तो xanthine इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, xanthine इज अ पैरेंट न्यूक्लियस। सो दिस इज द केमिकल नेम फॉर कैफीन। मतलब हमने यहाँ पे कैफीन एग्जैक्टली स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिया है एज वेल एज वी हैव रिटन द नेम ऑफ द गिवन ड्रग दैट इज 1 3 7 ट्राइमिथिल xanthine। समझ में? अब ये हो गया, जैसे हमने बोला कि xanthine डेरिवेटिव, जैसे हमने केमिकल क्लास जो लिया था दैट वाज अल्कोलाइड। ठीक है, पहला कौन सा था? अल्कोलाइड। अल्कोलाइड में भी हमने कौन सा बोला? xanthine अल्कोलाइड। xanthine अल्कोलाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन, बराबर। xanthine अल्कोलाइड के एग्जाम्पल कौन कौन से थे? कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। सो दिस इज एग्जैक्टली द कैफीन। अभी जो हमने ड्रॉ किया है वो कौन सा है? कैफीन। इसी से रिलेटेड अदर भी स्ट्रक्चर्स है, अदर भी स्ट्रक्चर्स है। कौन कौन से हैं? दैट इज अदर डेरिवेटिव्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट। तो कैफीन तो हो गया, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। हमने जो क्लासिफिकेशन देखा है उसमें ये भी आपने देखा होगा कि अदर जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ व्हाट? xanthine अल्कोलाइड, वो थे कैफीन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। तो अभी कैफीन अगर हम लोग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कैफीन, तो कैफीन होता है 1 3 7 ट्राइमिथिल। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थियोब्रोमिन, अगर हम लोग थियोब्रोमिन की बात करते हैं, थियोब्रोमिन थियोब्रोमिन, तो इसमें और कैफीन में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस रहेगा? दैट थियोब्रोमिन इट्स अ 3 7 डाइमिथिल xanthine।
डाइमिथिल जाती मतलब दो ही मिथिल ग्रुप है। जैसे ये अभी जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, वो कौन सा है? कैफीन है, जिसमें तीनों पोजीशन पे मिथिल ग्रुप है, 1 3 7 पे तीनों पे मिथिल ग्रुप है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल तीनों के बजाय इफ यू आर मेकिंग और इफ यू आर अरेंजिंग द मिथिल ग्रुप एट ओनली टू पोजीशन, कौन कौन से? 3 और 7 पे, मतलब फर्स्ट वाला जो है वो मिथिल ग्रुप हम लोग निकाल देंगे, तो विल रिमूव दिस मिथिल ग्रुप एट द फर्स्ट पोजीशन, तो हाइड्रोजन ही बचेगा वहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन इज रिमेन एज सच ऑन फर्स्ट पोजीशन एंड नाउ इट बिकम व्हाट? 3 7। अभी ये केमिकल नेम में भी चेंज हो जाएगा, दैट इट बिकम्स 3 7 ट्राइमिथिल नहीं होगा, डाइमिथिल। ठीक है, ट्राइमिथिल की वजह क्या हो जाएगा? डाइमिथिल। इन केमिकल नेम डाइमिथिल, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द थियोब्रोमीन। समझ आया? एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर सकते हो तो आपको फिर उससे कन्वर्जन करके ज़ांथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को आएगा। ठीक है, अगर ज़ांथीन का आपको बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता है तो यू कैन मेक इट ट्राइमिथिल डेरिवेटिव, तो आप कैफीन भी ड्रॉ कर सकते हो। और अगर उसी को इफ यू आर मेकिंग डाइमिथिल पर्टिकुलरली एट द पोजीशन 3 7 डाइमिथिल, तो उसको बोला जाएगा थियोब्रोमीन। और एक थियोफाइलिन भी है। ठीक है, और एक जो है थर्ड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थियोफाइलिन, मतलब फर्स्ट हो गया कैफीन, सेकंड थियोब्रोमीन, एंड थर्ड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड, तो थर्ड रहेगा दैट इज, गिव मी अ मिनट, थर्ड जो रहेगा, थर्ड डेरिवेटिव इफ यू टॉकिंग थियो, कैफीन हो गया, थियोब्रोमीन हो गया, एंड थर्ड विल बी द थियोफाइलिन। थियोफाइलिन एग्जैक्टली हमको तीनों के स्ट्रक्चर तो नहीं चाहिए, हमको चाहिए कैफीन का स्ट्रक्चर, लेकिन उससे आपको मैं एक आई एम गिविंग वन ऑफ द हिंट के कैसे तीनों के स्ट्रक्चर हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तीनों के भी स्ट्रक्चर आपको आ जाएगा ड्रॉ करने में, कोई इशू नहीं। गॉट इट? तो एग्जैक्टली थियोफाइलिन क्या रहेगा? इट विल बी अ 1,3 डाइमिथिल xanthine 1,3, not 3 7। 3 7 है तो दैट वी आर कॉलिंग थियोब्रोमीन। इफ इट इज 3 7 वी आर कॉलिंग थियोब्रोमीन। इफ इट इज 1,3 डाइमिथिल, मतलब क्या होगा कि इफ यू टॉकिंग अबाउट, तो 1 और 3 पे मिथिल ग्रुप रहेगा, मतलब 1 वाला जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे विद अ मिथिल ग्रुप। ठीक है, इट बिकम CH3। व्हेयरएज 7 वाला जो है वो 7 पे कोई मिथिल ग्रुप नहीं रहेगा, सो 7 पे ओनली हाइड्रोजन विल बी देयर। समझ आया? 7 पे क्या रहेगा? ओनली हाइड्रोजन। सो नाउ इट बिकम 1,3 डाइमिथिल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इन द केमिकल नेम व्हाट द चेंजेस विल डू, वी आर राइटिंग 1,3 डाइमिथिल xanthine, तो ये हो जाएगा थियोफाइलिन। दिस विल बी व्हाट? थियोफाइलिन। समझ आए? तो इसका मतलब ये है कि यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल थ्री, कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन, तीनों के भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो बट एज पर योर सिलेबस हम लोग कैफीन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इट? अभी इसमें किसी को डिफिकल्टी रहेगी तो हम लोग now just we had seen the chemical structure of caffeine. ओके, अभी हमने जो देखा वो स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन देखा, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ कैफीन, और उसको हमने केमिकल नेम भी दिया था, दैट इज 1,3,7 ट्राइमिथिल xanthine. This was the structure just we had seen, 1,3,7 ट्राइमिथिल xanthine. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा इसका केमिस्ट्री देखेंगे, दैट इट इज अ xanthine डेरिवेटिव। एग्जैक्टली xanthine क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, xanthine डेरिवेटिव। उसके बाद which contain purine heterocycle, purine से हमने xanthine बनाया था, that it means purine is a bicyclic ring जिसमें imidazole ring होता है, as well as 6 member that is pyrimidine ring होता है। Next, हाँ, this is actually we are calling tautomerism। lactim और lactam वाला जो है
ये जो स्ट्रक्चर होता है कैफीन का, ये थोड़ा बहुत थोड़ा टॉटोमेरिज्म शो करता है। टॉटोमेरिज्म मींस जस्ट इट्स एन आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म होता है जिसमें स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर सेम होते हैं बट दे आर अरेंज इन अ समवhat डिफरेंट वे। तो यहाँ पे जो टॉटोमेरिज्म की हम लोग बात करें, दैट शोइंग लैक्टिम एंड लैक्टम फॉर्म, तो ये रहेगा दैट इज द अरेंजमेंट डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन। आपको जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज समवhat डिफरेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी चेंज। ये हाइड्रोजन अगर से फॉर एग्जांपल चेंज करता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है, इफ इट इज विद द नाइट्रोजन, देन वी आर कॉलिंग दिस लैक्टम। और अगर हाइड्रोजन के OL के OH के फॉर्म में है, ऑक्सीजन के साथ है, दैट वी आर कॉलिंग लैक्टिन। समझ में आया? सिंपल है। ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन, OH जो आपको दिख रहा है, अगर इफ इट इज नॉट विद द ऑक्सीजन सो इट विल बी विद द नाइट्रोजन। देखो ये वाले स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा। तो ये इफ यू सी दिस बोथ स्ट्रक्चर्स, एक ही डिफरेंसिंग पॉइंट आपको दिखेगा, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन इज विद द ऑक्सीजन और विद द नाइट्रोजन। समझ आया? अगर इफ इट इज विद द ऑक्सीजन वी आर कॉलिंग लैक्टिन फॉर्म, और यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखो कि हाइड्रोजन इज नॉट विद द ऑक्सीजन, विद द नाइट्रोजन, बोथ दिस हाइड्रोजन, OH अगर ऑक्सीजन के साथ तो OH ग्रुप बनेगा, अगर नाइट्रोजन के साथ तो NH ग्रुप बनेगा। ठीक है, इस हिसाब से याद रखो। सो जस्ट दिस इज जस्ट फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन दैट इट इज शोइंग टॉटोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म शो करता है ड्यू टू दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कैफीन कंटेन 3 मिथिल ग्रुप, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं 1, 3 and 7 पोजीशन पे। दस इट्स केमिकल नेम इज एक्चुअली 1,3,7 ट्राइमिथिल xanthine। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट नॉन बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर स्पेरिंगली soluble in water। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो when solution is treated with a few drops of saturated tannic acid, तो उसका precipitate form होता है which dissolve into the excess of reagent, मतलब tannic acid में फर्दर वो फिर डिसॉल्व भी हो जाएगा, पहले precipitate form होगा बाद में डिसॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट, few drops of iodine solution अगर हम लोग ऐड करते हैं into the solution of caffeine, a clear solution is obtained which is acidified with HCl and gives a brown color precipitate. This is one of the identification tests for the caffeine. Stability storage as usual है, it could be stored in tightly closed light distance container. Next, the uses of caffeine. Uses are most important. अब इसमें देख सकते हैं आप कि it produces the state of wakefulness. Wakefulness मतलब alertness. Now, if you are going to take the caffeine, caffeine किस लिए लेते हैं? That is for CNS stimulant effect. To get the CNS stimulant effect. CNS stimulant effect में wakefulness, जैसे कहीं drowsiness हो जाता है तो उसको wakefulness मतलब alertness बढ़ाने के लिए we are using. Like some of the people are taking tea, coffee, सुना होगा अभी, it's a common actually hot drinks. तो इसमें ये क्यों लिया जाता है? ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे, जैसे डेली का रूटीन जो होता है उससे, like some of the people are taking टी और कॉफी इन द मॉर्निंग एंड एज वेल एज इन इवनिंग, सम ऑफ नॉट टेकिंग, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन जो लोग किस लिए लेते हैं, दैट इज फॉर जस्ट फॉर स्टिमुलेशन, दैट इज टू रिलीव द रेस्टलेसनेस, दैट इज टू रिलीव द फटिग एंड दैट इज टू इंप्रूव द एक्टिविटी या अलर्टनेस बढ़ाने के लिए, दैट वी कॉलिंग वेकफुलनेस। तो कैफीन डेफिनेटली विल प्रेजेंट इन द टी एज वेल एज इन कॉफी, तो इसलिए लिया जाता है, एज वेल एज द फॉर्मुलेशंस आर अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टू एनहांस द मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी मतलब जैसे हमने बोला कि सीनियर स्टिमुलेंट्स, सो दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो डेफिनेटली मेंटल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे ये सीनियर स्टिमुलेंट लिए जाते हैं, दैट इज पर्टिकुलरली कैफीन। टू गेट द रिलीफ फ्रॉम फटीग एज आई टोल्ड एंड माइल्ड डिप्रेशन से रिलीव करने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, टू कॉज द इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, एक्चुअली इट्स अ डिसऑर्डर, लेकिन इंसोम्निया मतलब स्लीप को अवॉइड करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, एग्जाम पीरियड में क्या होता है, वन नाइट शो, तो उसमें क्या होता है कि हमको रात भर जागना होता है और पढ़ाई करनी होती है, उसमें नींद आई तो फिर वो पूरा काम फेल हो जाएगा, स्टूडेंट भी फेल हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, पीपल्स आर टेकिंग टी जस्ट टू रिमेन एज अवेक, ठीक है, नींद ना आए इसलिए, तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग टू कॉज इंसोम्निया। नेक्स्ट, it has a big diuretic effect भी उसका मिलता है, it increases the formation of urine. Next, to get relief from the migraine में भी actually migraine जो होता है, that is migraine is called as headache, ठीक है, one side headache होता है, and that is due to the excessive dilation of the cranial blood vessels, migraine, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका इफेक्ट है कैफीन का, that is centrally acting CNS stimulant भी है, which will causes the bronchoconstriction, broncho नहीं,
वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा नीड टू रिलीज द माइग्रेन। समझे? माइग्रेन में क्या होता है? एक्सेसिव डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एक्सेसिव डायलेशन को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करके नॉर्मल साइज में लाएगा और माइग्रेन को रिलीव करेगा। पल्सेटाइल जो होता है हेडेक, दैट वी कॉल माइग्रेन। नेक्स्ट, विद एस्पिरिन एंड कोडिन एनाल्जेसिक एक्टिविटी इसका है डेफिनेटली। कॉम्बिनेशन में अगर यूज किया तो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी मिलता है। इट आल्सो यूज एज अ स्टिमुलेंट फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन वेयरएवर द पीपल्स गॉट डिक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एफिशिएंसी कम हो जाए, ब्रीदिंग रेट कम हो जाए, तो वहां पे बढ़ाने के लिए नॉर्मली वी आर यूजिंग दिस सीएनएस स्टिमुलेंट जो सीएनएस के थ्रू एक्ट करेगा और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएगा। एस्पिरिन एंड कैफीन टैबलेट, these are the formulations. Caffeine and sodium benzoate injection, ये सब formulations है। caffeine elixir tablet, anacin, coldine, powering, anacin, coldine and powering, these are the brands for aspirin. Now next is the theophylline. Theophylline हमने already structure में discuss कर चुके हैं, that is theophylline is a 1,3-dimethylxanthine और थियोब्रोमिन अगर हम लोग बात करते हो तो 3,7-dimethylxanthine। ठीक है, तो थियोफाइलिन not exactly the structure is important over here, we will say the only the physical properties, लेकिन structure भी मैंने आपको at the same time I have explained the same। जहां पे कैफीन का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया है, वहीं पर थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन तीनों भी स्ट्रक्चर पैरेलली या साइमल्टेनियसली या कंपैरेटिवली वी हैड लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, जस्ट ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच इज अ व्हाइट नॉन ऑर्डर। टेस्ट जो रहेगा बिटर क्रिस्टलाइन पाउडर स्लाइटली सोल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, तो थियोफाइलिन को ट्रीट किया जाएगा विद सिल्वर नाइट्रेट एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर थियोफाइलिन। द कन्वर्जन होगा विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा, एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर, ये तो उसका एज यूजुअल स्टोरेज कंडीशन है। यूजेस, इट हैविंग मोर और लेस सेम यूजेस एज लाइक दैट ऑफ द कैफीन, बिकॉज़ दोनों का कैटेगरी सेम है, सीएनएस स्टिमुलेंट एज वेल बोथ बिलोंग द सेम xanthine अल्कलॉइड। ठीक है, xanthine अल्कलॉइड सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, इफेक्ट भी मोर और लेस सेम है, दैट इज सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट। बट द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो मोर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर ये हो सकता है, यह है, इट इज मोर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर हो है एज कंपेयर टू कैफीन। नेक्स्ट, hence it is used it is used to control the acute and chronic asthma, to treat the chronic obstructive lungs disease। मतलब ये ब्रोंकोडायलेटर है, इसलिए लंग्स डिसऑर्डर से रिलेटेड, जैसे कि एस्थमा है जहां पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो दिस विल डू द ब्रोंकोडायलेशन। एस्थमा में क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो दिस ड्रग दैट इज थियोफाइलिन is able to relieve the spasm or it can able to constrict the bronchi and can relieve the attack of asthma as well as जो कफ इंड्यूस होता है वो भी उसको थोड़ा रिलीव कर सकता है। That is due to the bronchoconstrictory effect. To treat the chronic second use हम लोग बात करें obstructive lungs diseases, same effect रहेगा। To control the acute bronchospasm, ये भी same related with the lungs है। Next, has a diuretic activity more than caffeine। मतलब अगर इसमें स्पेसिफिक अगर देखा जाए, so it is a somewhat more potent bronchodilator as well as it has a diuretic action more than caffeine। तो ये क्यों हो गया? That is due to the structural change। जैसे if you're talking about the caffeine, तो कैफीन में 3 methyl groups हैं और यहाँ पे 2 ही methyl group है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट ड्यू टू द लैक ऑफ 1 methyl group इसका इधर वाला पोटेंसी बढ़ गया। मतलब जो इंटरेक्शन होता है रिसेप्टर के साथ, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग आल्सो। स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक मिथिल ग्रुप का डिफरेंस है और मिथिल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक्टिविटी में भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मोर पोटेंट ब्रोंकोडायलेटर हो गया, मोर पोटेंट डाययूरेटिक हो गया। ये क्यों हो गया? दैट इज ड्यू टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड वी नो व्हाट इज द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, दैट इज द लैक ऑफ 1 मिथिल ग्रुप। एक मिथिल ग्रुप भी अगर डिफरेंस हो गया तो यहाँ पे एक्टिविटी भी चेंज होगी, दैट वी कॉलिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो दिस फिनोमेना वी आर कॉलिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मतलब अगर हमने स्ट्रक्चर में चेंज किया तो एक्टिविटी में भी चेंज हो जाएगा, दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। स्ट्रक्चर और एक्टिविटी में रिलेशनशिप होता है, स्ट्रक्चर में चेंज किया एक्टिविटी में चेंज हो जाएगा, दैट वी कॉलिंग स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, SAR। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। नेक्स्ट,
It has a slight stimulant effect on cerebrum. CNS stimulant effect है cerebrum में, तो is a part of brain, तो brain को stimulate करेगा. Respiratory stimulant भी in case of neonatal aponia. Neonatal मतलब न्यू बॉर्न्स में अगर सपोज ब्रीदिंग का इफेक्ट या ब्रीदिंग रेट कम है, तो इन दैट केस द कैफीन कैन बी गिवन टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट as a respiratory stimulant in case of neonatal aponia, that is called as cessation of breathing in neonates, newborn. It is also a cardiac stimulant. Definitely CNS stimulant है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टिमुलेट करता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है सारे इंक्रीज हो सकते हैं. ठीक है, that's why it can cardiac activity, because cardiac activity again we know the vagus nerve is the 10th cranial nerve which control the activity of heart. तो heart की activity vagus nerve के through बढ़ेगी, because the CNS is again going to be stimulated. Brain, spinal cord दोनों stimulate हो रहे, तो उससे related जितने भी, because we know that the nervous system, master system as well as the controlling system, it's a manager of our body. ठीक है, तो manager stimulate हो गया तो oral process stimulate हो जाएगा. Next, now the theophylline is also called as aminophylline. ठीक है, theophylline is also called as aminophylline. ये aminophylline is one of the synonym for theophylline. Sometimes the question may be in the form of aminophylline, sometimes the question may be in the form of theophylline. तो aminophylline the brand में भी use किया जाएगा, formulation में भी use किया जाएगा, sometimes theophylline भी use कर सकते हैं. तो aminophylline injection itself a formulation, suppositories के form में रहेगा, in order to get the stimulant effect, in order to get the bronchodilatory effect, in order to get हाँ bronchodilatory effect. मर्सालिल एंड थियोफाइलिन इंजेक्शन ये है एस्थमा जेन, एस्थमा को ट्रीट करने के लिए नॉर्मली यूज होता है, एज वेल एज ब्रोंकोस्पाज्मा को ट्रीट करने के लिए यूज होता है. एंड मिनोफाइलिन डिपेंडिंग ऑन इट्स सिनोनिम, दैट इज अमाइनोफाइलिन से मिनोफाइलिन, ये ब्रांड यहाँ पे बन गया है. तो एस्थमा जेन, ब्रोंकोस्पाज्मा एंड मिनोफाइलिन, नॉट अमाइनोफाइलिन, मिनोफाइलिन. ये यहाँ पे रिमूव हो गया है, जस्ट ओनली द नेम रिमेनिंग सच एज मिनोफाइलिन, MINO. ठीक है, मिनोफाइलिन यहाँ पे रहेगा, दैट इज अ ब्रांड नेम फॉर गिवन ड्रग अमाइनोफाइलिन और थियोफाइलिन. नेक्स्ट, ये फॉर्मुलेशंस के आप देख सकते हो, सर्टेन इमेजेस आर देयर. अमाइनोफाइलिन इंजेक्शन इटसेल्फ और टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है. नाउ द नेक्स्ट ड्रग ऑफ द स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट, व्हिच इज अ सिंथेटिक वन, क्योंकि हमने जो पहले देखा है these drugs belong to the natural alkaloids such as caffeine and theophylline. Both are naturally occurring drugs, alkaloids थे, as well as they are belong to the xanthine alkaloids. So caffeine और theophylline both are belong to the same, that is xanthine type of alkaloids, just we had seen. Now we are moving towards, as per the classification is concerned, now we are moving towards the next synthetic drugs. So synthetic drugs में these are the example, निकेतामाइड as well as picrotoxin. ठीक है, तो ये जो एग्जांपल थे निकेतामाइड और कोरामाइड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट, कोरामाइड और निकेतामाइड. ठीक है, कोरामाइड, निकेतामाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है. इफ यू सी, ये सिंपल ही है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं है. आई थिंक सो दैट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द heterocyclic ring, तो heterocyclic ring सिंपल है, 6 member ring having one nitrogen 3 double bond, we are calling pyridine. Pyridine यहाँ पे in the chemical name the term has included pyridine, which is the parent nucleus in given structure. Pyridine, समझ में आया, pyridine. और pyridine को नंबरिंग दिया जाता है, obviously started with nitrogen. यहाँ पे हमको strictly we have to go with anti-clockwise way so that the substituent has get the least number. Substituent जो अटैच है that is CONH, we are calling carboxamide. ठीक है, CONH ये ग्रुप को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सामाइड. तो थर्ड पोजीशन पे pyridine के कार्बोक्सामाइड है, that is CONH2. लेकिन जो H2 है, both the hydrogens got replaced with 2 ethyl group. अगर ये इथिल ग्रुप नहीं होते तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स होते, सो इट बिकम CONH2. लेकिन NH2 का जो H2 है, both the hydrogens got replaced with the 2 ethyl groups. तो बेसिकली वी आर कॉलिंग pyridine is a parent nucleus. थर्ड पोजीशन पे कार्बोक्सामाइड है, और कार्बोक्सामाइड के नाइट्रोजन पे 2 ethyl ग्रुप है. ठीक है, 2 ethyl ग्रुप है. सो बेसिकली द नेम इज pyridine 3 carboxamide is a parent nucleus, या हम लोग बोलेंगे pyridine is a parent nucleus and 3 carboxamide is a substituent on the carboxamide nitrogen N diethyl. So we are writing N diethyl. ठीक है, ये N पे है ना दोनों ethyl group, that's why N diethyl 3 carboxamide pyridine और pyridine 3 carboxamide, one and the same. One can write N diethyl 3 carboxamide pyridine, और pyridine को बीच में भी लिया जा सकता है, pyridine 3 carboxamide भी बोला जा सकता है, parent nucleus. ठीक है, और NN मतलब नाइट्रोजन जो है वो डाइथिल से सब्स्टिट्यूशन है. तो सिंपल केमिकल नेम और सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पे है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन. आइदर कंपल्सरीली आई मीन टू से दैट देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन CNS stimulant
आइदर इन द एनुअल एग्जामिनेशन, जब रिटन अगर हुआ फॉर्चुनेटली आपका एग्जाम, तो रिटन में तो नॉर्मली द आइदर अ क्वेश्चन विल बी ऑन कैफीन और कोरामाइन। कैफीन पे तो क्वेश्चन रहेगा, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड इट्स प्रॉपर्टी लिखना रहेगा, या तो फिर कोरामाइन, आइदर ऑफ देम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई मीन टू से, मतलब दोनों में से कोई तो एक पूछा ही जाता है कंपल्सरी, ठीक है। इफ देयर इज अ रिटन एग्जामिनेशन एंड एज पर दी हमारा जो कन्वीनियंट पैटर्न है, ठीक है, उसके हिसाब से। So N-diethyl pyridine 3-carboxamide is a chemical name for nicotinamide. Now if you are moving toward the physical property, तो ये white yellow कलर का है, नन है, bitter crystalline powder है, ये सब चीजें इसके miscible with water definitely. Chemical properties में अभी यहाँ पे देखिए कि when it is reacted with sodium hydroxide is a base, NaOH, sodium hydroxide, ठीक है। तो अगर ये बेस या अल्कली है, तो अल्कली के प्रेजेंस में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, या ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल, ठीक है। और ब्रेक डाउन कहां से होगा, जैसे इफ यू आर टॉकिंग के चेन और ये स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है वो कोरामाइन है, तो कोरामाइन का ब्रेकडाउन यहां से हो जाता है, ठीक है। ये CONH वाला लिंकेज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। नाउ दिस पार्ट बिकम सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस डाइथिल अमाइनो, ठीक है, डाइथिल अमाइनो के फॉर्म में हो जाएगा, और रिमेनिंग जो CO बच गया यहाँ पर, इसको एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है और इट बिकम COOH, दैट वी आर कॉलिंग, ये जो हो गया, दिस वी आर कॉलिंग अ निकोटिनिक एसिड। देन समझ आया व्हाट इट मींस, कि बेसिकली क्या हो गया था, से ब्रेकडाउन होने के बाद में CONH वाला जो लिंकेज है वो ब्रेकडाउन हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, दैट वी आर कॉलिंग अल्कली हाइड्रोलिसिस। अल्कली इज नथिंग बट व्हाट, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली हाइड्रोलिसिस यहाँ पे होगा इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कली। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जो प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रिकर्सर जो उसके हिसाब से दो पार्ट इसके बन जाएंगे, वन विद द डाइथिलामाइन एंड सेकंड वन इज दिस वी आर कॉलिंग अ निकोटिनिक एसिड, दिस वी आर कॉलिंग सोडियम निकोटिनेट, ओके, सोडियम निकोटिनेट बन जाएगा या निकोटिनिक एसिड बनेगा, दैट डिपेंड्स। सो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोरामाइन। नेक्स्ट, व्हेन इट इज, ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज व्हेन इट इज हीटेड विद दिस स्ट्रांगली सोडियम कार्बोनेट, इट विल गिव द pyridine like order, मतलब और भी ज्यादा डिग्रेडेशन होके pyridine रिंग ही सेपरेट हो जाएगा, जो कि पैरान्यूक्लियस था इन गिवन स्ट्रक्चर। सो ऑर्डर ऑफ pyridine विल बी ऑकर, जैसे pyridine इज वन ऑफ द केमिकल आल्सो, या एक लिक्विड अवेलेबल है ये। नेक्स्ट, stability storage condition, it is stored in tightly closed light resistance container, ये as usual है, it is used as respiratory stimulant, it has a weak analytic activity मतलब definitely analytic मतलब CNS stimulant effect, to overcome the depression, स्टिमुलेशन क्यों किया जाता है, टू ओवरकम द डिप्रेशन, एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, सर्कुलेटरी फेलियर है, तो यहाँ पे सीनस स्टिमुलेंट करके एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है टू ओवरकम ऑल दीज डिसऑर्डर्स। निकेतामाइड इंजेक्शन इज अ फॉर्मुलेशन, ओनली इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है, कोरामाइन एंड निकेतिल। कोरामाइन इटसेल्फ अ सिनोनिम फॉर निकेतामाइड, जो ड्रग अभी हमने देखा उसका सिनोनिम था कोरामाइन, ठीक है। तो कोरामाइन इटसेल्फ अ ब्रांड, एज वेल एज निकेतिल डिपेंडिंग ऑन द निकेतामाइड, that the name nicotil, और brand name रहेगा उसका nicotil. So this is all about the given drug nicotinamide. Now this is the last one, last drug among the CNS stimulant, dextroamphetamine, ठीक है, dextroamphetamine और is called as dextroamphetamine. Dextro stand for Leo-dextro, आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव अगर कंपाउंड है तो उसके आइसोमर्स होते हैं लियो और डेक्स्ट्रो. So this is actually the dextro form of the amphetamine, that's why called as dextroamphetamine, ठीक है, dexamphetamine और dextroamphetamine. This is the name of the given drug which we are calling. और ये हमने miscellaneous drug में लिया था, मतलब as far as the classification is concerned, तो पहला जो naturally occurring है उसमें से हमने एग्जाम्पल देखे कैफीन, क्यूफाइलिन, एंड सेकंड सिंथेटिक में हमने एग्जाम्पल देखा है कोरामाइन और निकेतामाइड, वन एंड द सेम, कोरामाइन और निकेतामाइड. नाउ थर्ड वी आर मूविंग टुवर्ड द थर्ड क्लास, दैट इज द मिसलेनियस वन, जिसमें एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं डेक्साम्फेटामाइन, एंड मिसलेनियस है तो ऑब्वियसली प्राइमरी इफेक्ट तो नहीं रहेगा, बट इट हैज एन एडिशनल इफेक्ट, दैट इज सीनस स्टिमुलेंट इफेक्ट. So only the physical properties we are going to discuss, that is white, non-beta crystalline powder soluble in water. X ये भी as usual है, storage condition, uses. अब uses में अगर देखा जाए तो it is indirectly acting sympathomimetic and strong CNS stimulant. ठीक है, मतलब indirectly acting है, ANS के थ्रू एक्ट करेगा, not with the CNS, but it able to stimulate, मतलब similar effect यहाँ पे मिलता है, CNS stimulant जैसा ही effect मिलता है, but though finally it is going to be stimulate the CNS. That's why we are taking into the miscellaneous one, और इसलिए इसको indirectly acting हम लोग यहाँ पे
बोल रहे हैं। नाउ इट इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी मतलब स्लीपिंग डिसऑर्डर। नार्कोलेप्सी नॉर्मली वी आर कॉलिंग डे टाइम स्लीपिंग डिसऑर्डर, मतलब जिन लोगों को दिन में भी नींद आती है, काम में कुछ मन नहीं लगता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपको नेक्स्ट इमेज में क्लियर हो जाएगा, दोज पीपल्स व्हिच आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम देम, लेकिन एक बता रहा हूँ कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल नार्कोलेप्सी को हम लोग देख, स्लीपिंग डिसऑर्डर, डे टाइम स्लीपिंग डिसऑर्डर, दोनों इमेज में देख रहे हैं कि आप लोग जो लाइक एम्प्लॉय है वो सोए है मस्त, या उनको नींद आ रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ एन डिसऑर्डर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए फिर क्या करते हैं वो लोग, बीच में ब्रेक लेते हैं, जाते हैं कैंटीन में चाय वाय पी के आते हैं, isn't it? They are taking tea, coffee, something, so something other stimulant also, no problem. तो ये नार्कोलेप्सी जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए नॉर्मली दीज ड्रग्स आर यूज दैट वी आर कॉलिंग सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग्स। ठीक है, और ये जो एम्फेटामाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, दिस कैन बी यूज्ड थेरेपेटिकली in order to overcome the disease narcolepsy, which is a sleeping disorder, daytime sleeping disorder, particularly in the employees. ये हो सकता है वर्कलोड की वजह से भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस, जिन लोगों का मतलब ध्यान नहीं लगता है पर्टिकुलरली इन द क्लासरूम, तो ये आप लोगों पे एप्लीकेबल होता है, चिल्ड्रंस पर्टिकुलरली, चिल्ड्रंस तो नहीं बोलेंगे हम लोग, स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक वर्ड अगर यूज किया तो भी चल जाएगा, नॉट अ मेजर इशू। ठीक है, तो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, जिन लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, क्लास में क्या चल रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, तो समटाइम दे हैव टू ट्रीट विद द एम्फेटामाइन। एक्सोजिनस ओबेसिटी, अब ये एक्सोजिनस ओबेसिटी मतलब ओबेसिटी वी नो दैट फैटीनेस, ठीक है, ओबेस, तो ये कैसे कम होगा एक्सोजिनस ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए, तो इसका ये अगेन देयर विल बी से इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट में वी आर सेइंग दैट as we are going to stimulate the CNS, as we are going to stimulate the CNS डेफिनेटली CNS स्टिमुलेट होता है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक्टिविटी बढ़ेगा। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का एक्टिविटी अगर बढ़ता है तो ओवरऑल एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगा, द पर्सन बिकम वेकफुल, पर्सन बिकम अलर्ट, पर्सन बिकम मोर एक्टिव, और अगर एक्टिव हो जाए तो डेफिनेटली फैट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी के अंदर से फैट्स कम होना स्टार्ट हो जाते, बिकॉज देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ फैट्स। कुछ करेंगे नहीं, एक जगह बैठे रहेंगे, बस इनकमिंग इज देयर, मतलब खाए जाएंगे, बस बैठे रहेंगे, तो देयर बी नो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा तो ओबेसिटी बढ़ेगा। अगर सीनस स्टिमुलेशन होगा तो डेफिनेटली एक्टिविटी बढ़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा तो डेफिनेटली वेट लॉस हो जाएगा, या देयर इज अ से रिलीफ फ्रॉम ओबेसिटी। समझ आया? तो इस तरह से this can be used for the treatment of exogenous obesity or to relieve or to decrease the obesity. So in such a way we had finished the topic that we are calling CNS stimulant. ठीक है, तो as I explained in the first slide, the drug acting on CNS will be of two types. First is a CNS stimulant which will stimulate the CNS. Second category, CNS depressant which will depresses the CNS or which will decreases the activity of CNS. तो एक जो कैटेगरी हमने देखा CNS स्टिमुलेंट, अभी हमने एंटायर फिनिश किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर कॉलिंग CNS डिप्रेशन ड्रग्स। CNS डिप्रेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया है, दीज आर द ड्रग व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जहां अभी स्टिमुलेट जहां पे कम हो जाए वहां पे बढ़ाने की भी जरूरत होती है, तो नॉर्मल लेवल, जहां पे बहुत कम हो जाए वहां पे बढ़ाने की जरूरत रहेगी डेफिनेटली, और जहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए एक्सेस, so in that case we have to decrease the activity to the normal one. So in that case we need this CNS depressant. बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन भी हो गया तो, और बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन हो गया तो इन दैट केस वी नीड अ डिप्रेशन। ठीक है, उसको कम करने के लिए अभी आपको फर्दर समझ में आएगा कि डिप्रेशन का एग्जैक्टली क्या यूज रहेगा, कौन कौन से सिचुएशंस का या कंडीशन या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जहां पे हमको सीएनएस डिप्रेशन या एक्टिविटी ऑफ सीएनएस को डिक्रीज या काम एंड कूल करने की जरूरत पड़ती है। विल सी लेटर ऑन। नेक्स्ट, the blood circulation to the CNS is very large. CNS मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो ब्लड सर्कुलेशन इज वेरी लार्ज, बिकॉज these are again the highly perfused organ, और ये मास्टर कंट्रोलिंग सिस्टम है, तो इसको तो ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली, but only the minute amount of exogenous substances can penetrate the blood brain barrier. There is a barrier present in the CNS which will allow to a particular substances to get enter into the CNS, and which will not allow the particular substances or endogenous substances, might be a nutrients हो या drugs हो, जो भी है endogenous substances, अगर CNS तक रीच होना है तो उनको ब्लड ब्रेन बैरियर से जाना होता है, गुजरना होता है। ठीक है, it means that they have to cross the blood brain barrier in order to enter into the CNS. लेकिन फिर ये जो बैरियर है ब्लड ब्रेन बैरियर, ये पर्टिकुलर इसका लिमिटेड परमेबिलिटी है, मतलब that only allow to particular substances to get enter and will restrict the particular substance to not to enter। ठीक है,
तो इसके हिसाब से ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना हुआ है, दैट इज फॉर सेफ्टी और गार्ड पर्पस, जैसे टोल टैक्स टोल होता है उस तरह से, लाइक या वन ऑफ द बैरियर। तो ये जो होता है, विल सी द एनिमेशन आल्सो, नो प्रॉब्लम। तो टू सी दैट कि जो ड्रग सीएनएस में रीच होंगे या एंटर करेंगे, या वन कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट ओनली कैन रीच टू द सीएनएस एंड दैट ओनली हैव द इफेक्ट ऑन सीएनएस। समझ में आया? मतलब सिंपल फंडा क्या है कि अगर सपोज सीएनएस में इफेक्ट चाहिए, आइदर इट मे बी सीएनएस स्टिमुलेंट इफेक्ट या सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट, जो भी हो, तो वहां उसके लिए सीएनएस तक रीच होना जरूरी है, सीएनएस तक रीच होना जरूरी है। और सीएनएस तक रीच होने के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करना जरूरी है। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए क्राइटेरिया है दैट द ड्रग शुड बी अ लिपोफिलिक, हाईली लिपोफिलिक सब्सटेंसेस जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोग एनिमेशन एक देख लेंगे। We have animation for you people for blood brain barrier. The blood-brain barrier, such as other blood barriers, is a remarkable anatomical adaptation. Its most striking. So I mean to say that ये जो आपको blood vessels दिख रहे हैं, exactly this is called as a blood brain barrier which is present in the CNS, जिसमें different type के cells भी रहे, which exactly the play role of barriers that we calling blood brain barrier. ठीक है, पैरासाइट सेल्स वगैरह ये आप आगे देखोगे। So that will having allow to a particular substances to enter into the brain or else will remain into the blood itself. ठीक है, that's why blood brain barrier, मतलब ये barrier रहेगा between the blood and brain. Structural feature consists in endothelial cells tightly joined by tight and capped junctions. These structures bind the cells side by side through several proteins, including connexins, claudin 5, and ZO1, thus maintaining the barrier's integrity. Parasites cover about a third of the capillary surface, and surrounding glial cells, named astrocytes, support these capillaries with their foot processes. This capillary bed in the human brain has a total length of approximately 600 kilometers, with a surface area of about 20 square meters. It is permeable only to some molecules, such as nutrients entering the brain, or waste products, hormones, and excess neurotransmitters that leave the brain. Only a small number of drugs are able to translocate it. To be able to do so, these molecules require lipophilicity, a size smaller than 500 Daltons, and evasion of mechanisms of active extrusion. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, those drug which we want to reach to the CNS and to cross the blood-brain barrier, they should have lipophilicity. फर्स्ट वाला जो है वो लिपोफिलिसिटी उसमें होनी चाहिए, या हाईली लिपोफिलिक ड्रग कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। लिपोफिली मतलब लिपोफिली मतलब लिपिड लविंग, या वी आर सेइंग लिपिड सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल, नॉट द वाटर सोल्यूबल। मतलब वाटर सोल्यूबल है तो वो ब्लड से ब्रेन में नहीं जाएगा, isn't it? Or smaller in size, मतलब they should have a micromolecules, not the macromolecule. Macro मतलब larger, ठीक है? तो ये दो प्राइमरी क्राइटेरियाज है, लिपोफिलिसिटी एज वेल एज स्मॉलर इन साइज और मैक्रोमोलिक्यूल। ये दो क्राइटेरियाज लगेंगे, दैट इज टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ओके, so please come back on our presentation that we were discussing about the blood brain barrier, just CNS depressant drugs. So as I told that in general the lipid soluble मतलब lipophilic substance and non ionizing जिसका ionization नहीं हुआ है, these molecules can able to pass the blood brain barrier or cross the blood brain barrier and can readily reach to the CNS. एक तो नॉन आयनाइजिंग चाहिए, मतलब आयनाइजेशन उसका नहीं होना चाहिए, एज वेल लिपिड सोल्यूबल चाहिए, और
जो 500 डाल्टन से कम जिसका मॉलिक्यूलर साइज है वो भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर है तो देयर इज अ डिफिकल्टी टू पेनिट्रेट द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड टू रीच द सीएनएस। The drug which reaches the CNS and produces the depressant effect are called as CNS depressant. मतलब exactly अगर हम लोग यहाँ पे definition देखा जाए CNS depressant का, तो we can say that the drug which reaches to CNS and produces the depressant effect, or we can say that which will decreases the activity of CNS, that is which will decreases the activity of brain and spinal cord, are called as CNS depressant. जो increase करता है उसको हम लोग CNS stimulant बोलते हैं, जो decrease करता है उसको हम लोग CNS depressant बोलते हैं. Now if you see the number of categories of drug which belong to CNS depressant, such as first one, जनरल एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक जो एनेस्थेसिया इंड्यूस करते हैं। हमको वन बाय वन हर एक कैटेगरीज का एक अलग टॉपिक वाइज देखना है। जनरल एनेस्थेटिक्स का एक टॉपिक हमको अलग से देखना है, नॉट अ इशू, बट दिस इज वन ऑफ द ड्रग व्हिच इज सीन एज डिप्रेशन ड्रग। डाइथ्रीटर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड सीडेटिव्स ये भी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स है। जो हिप्नोटिक्स मतलब के जो स्लीप इंड्यूस करते हैं, सीडेटिव जो कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। Phenobarbital is one of the example, जो कि barbiturate acid derivative है। Anticonvulsant, the third category which is belong to the same CNS depressant, anticonvulsant. Anticonvulsants are nothing but seizures or epilepsy. Anticonvulsants are also called as anti-epileptics. Epilepsy आपको पता होगा, तो उसमें भी actually CNS depressant drugs की जरूरत होती है, और particularly जो drugs रहेंगे which are used for the treatment of epilepsy are called as anticonvulsants or anti-epileptics. Next, tranquilizer, antipsychotics, tranquilizers, and CNS depressant with a skeletal muscle relaxant effect. For example, meprobamate is example. ये other categories के drug जो CNS depressant effect है और जो muscle relaxant property जहाँ पे like excessive constriction of muscle या muscle constriction ज्यादा हो जाता है, contraction ज्यादा हो जाता है, in that case we need a muscle relaxant. या spasm जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पर भी actually हमको muscle relaxant की जरूरत पड़ती है, which are centrally acting, which are more beneficial to relieve the spasm. और या क्रैम्प्स वगैरह होते हैं उसको रिलीव करने के लिए नॉर्मली सीरियस डिप्रेशन विद स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी वाले ड्रग्स यहाँ पे यूजफुल होते हैं, बट दे आर अगेन एक्टिंग द सीएनएस डिप्रेशन वे एंड दे आर अगेन बिलोंग टू सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स। तो ये कैटेगरीज के कुछ ड्रग्स है जो सीएनएस डिप्रेशन को बिलोंग करते हैं। वी हैव टू सी वन बाय वन टॉपिक, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स अलग से हमको चैप्टर देखना है, फिर उसका एग्जैक्टली डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, वो सब, एंड ड्रग्स देयर स्ट्रक्चर्स आल्सो। नेक्स्ट, हिप्नोटिक सेडेटिव ये भी अलग से टॉपिक देखना है, एंटी कन्वर्जेंट अलग से, ट्रैंकुलाइजर, सीएनएस ये एग्जैक्टली ये तो दिया नहीं है। एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट अगेन वन ऑफ द टॉपिक बिलोंग टू ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो ये हम लोग चैप्टर वाइज नेक्स्ट टाइम देखेंगे। फॉर टुडे इट्स दिस इज सफिशिएंट फॉर अस। ओके, so let me